सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज के डेली डिस्पैच डिस्कशन में। और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम एक बहुत ही प्यारा कोट देखेंगे। कैरोल का बेसिकली एक कोट है। सो कैरोल है बेसिकली बोलते हैं देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और परमानेंट एनिमीज, जस्ट परमानेंट इंटरेस्ट। तो बहुत ही प्रैक्टिकल और रिलेवेंट कोट है। इस कोट का आप इस्तेमाल दो बेसिकली जो टॉपिक है उनमें कर सकते हैं, एक तो पॉलिटिक्स में और एक इंटरनेशनल रिलेशन में। जो पॉलिटिक्स होती है और इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं, वहाँ पे जो डिसीजन लिए जाते हैं बेसिकली वो ये देख के नहीं लिए जाते कि वो जो आप जिसके लिए आप डिसीजन ले रहे हैं वो आपका फ्रेंड है या आपका दुश्मन है। क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिटिक्स में ना तो कोई फ्रेंड होता है ना तो कोई एनिमी होती है। क्या होता है? सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट, कि हमारे इंटरेस्ट में जो चीज़ होती है उसी के अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेते हैं। चाहे ये इंडिया चाइना के रिलेशन की बात कर लो, चाहे यूएस चाइना के रिलेशन की बात कर लो। ठीक है, इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है देखो, अभी जो हम एडिटोरियल डिस्कशन करेंगे इसमें इसके अंदर डिस्कशन के अंदर ही आपको इस कोड का इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिल जाएगा। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि जो ट्रंप है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे यूएसए के अंदर, और जो ट्रंप है वो दोबारा पावर में आ चुके हैं। ठीक है, तो अब इसका क्या इम्प्लीकेशन होता है इंडिया के लिए, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि लास्ट टेन्योर जो था ट्रंप का, ट्रंप 1.0 जिसे कहते हैं, उस टाइम में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे ट्रंप, उनके बीच की जो साठगांठ थी, जो फ्रेंडशिप थी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। उस टाइम में मोदी होदी करके इवेंट चला था और मोदी जी ने नारा भी दिया था कि अब की बार ट्रंप सरकार। ये सारी चीज़ हुई थी। और इस टाइम जब यूएस के 47 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए जिसमें ट्रंप जीत के आए, तो ये हमारे लिए, इंडिया के लिए तो बहुत ही अच्छी खबर है। लेकिन अगर हम ट्रंप का जो रिलेशन है, अब हम पर्सनल टाइज से या बायलैटरल टाइज के ऊपर आ जाएं, क्योंकि तो पर्सनल बात हो गई कि मोदी जी और ट्रंप के बीच की फ्रेंडशिप भी पर्सनल बात है। लेकिन इंडिया के लिए बायलैटरल रिलेशन की बात करें तो जब हम ट्रंप का पहला वाला पीरियड जो है उसको एनालाइज करते हैं तो कुछ हमें मिक्स्ड बैग देखने को मिलता है। और ये मिक्स्ड बैग क्या है? यही जो हमने कोर्ट में डिस्कस करा है कि ना तो कोई परमानेंट फ्रेंड है ना तो कोई परमानेंट एनिमी है, सिर्फ यहाँ पे इंटरेस्ट फॉलो करते हैं। तो अब हम एनालाइज करेंगे कि भाई ये क्या मिक्स्ड बैग है। तो हम जब ट्रंप का पहले वाला पीरियड देखेंगे उससे हम नॉलेज निकालेंगे कि इस वाले पीरियड में अब क्या क्या चीज़ होगी। तो पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं। देखो, लास्ट पीरियड जो था ट्रंप और मोदी का, वहाँ पे उनकी जो फ्रेंडशिप थे, रिलेशन थे, बहुत ही स्ट्रांग थे। तो उसी पे बेस्ड हमारे कुछ इंडियन कंपनीज को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में बहुत मदद मिली थी लास्ट टाइम। यूएस मिलिट्री से हमें इंडियन डिफेंस में बहुत मदद मिली थी, हार्डवेयर वगैरह, टेक्नोलॉजी वगैरह ट्रांसफर, ये सारी चीज़ हुई थी। तो अब स्पेसिफिकली देखते हैं कि क्या क्या बेनिफिट हमें मिलेंगे। ठीक है, ट्रेड एग्रीमेंट की अगर हम बात करें, क्योंकि हमारे लिए ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी डिपेंड करती है हमारी, बहुत सारे बिजनेसेस डिपेंड करते हैं। तो ट्रेड एग्रीमेंट की अगर बात करें तो 2019 और 2020 में यूएसए के साथ हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशन चल रहा था। ठीक है, ऑल तो रिजल्ट पे नहीं पहुंच पाया, लेकिन फिर जब वहाँ की जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन दोबारा हुए, बाइडन पावर में आए, तो इस मैटर पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो अब उम्मीद की जाती है कि भाई ट्रंप दोबारा पावर में आ गए हैं, तो ये जो हमारा मैटर है फ्री ट्रेड इलेक्शन का, ये दोबारा लाइमलाइट में आएगा और इंडिया को इसका फेवर मिलेगा। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं एनर्जी कॉर्पोरेशन की। ठीक है, एनर्जी कॉर्पोरेशन में आप सभी को पता है इंडिया जो है 70% हमारी तो बिजली कोल से आती है, मतलब हम CO2 एमिट करते हैं। और वर्ल्ड जो है हमें हमेशा बोलता रहता है, प्रेशराइज करता रहता है कि हमारा अपना जो CO2 एमिशन है वो रिड्यूस करो। ठीक है, मीथेन की हमने बात करी थी लास्ट टाइम, एडिटोरियल डिस्कस करा था। तो लास्ट टाइम की जो कॉप हुई थी उसमें भी हमने मीथेन से रिलेटेड जो एग्रीमेंट था वो साइन नहीं किया था। ठीक है, तो यहाँ पे एडिटोरियल में बोला गया है कि भाई अब जो कार्बन एमिशन कट के लिए इंडिया को पुश किया जाता था वो नहीं किया जाएगा। और अब जब इंडिया यूएसए से ऑयल और नेचुरल गैस जो है वो भी इंपोर्ट कर सकता है, क्योंकि एक हमारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था उस टाइम में। एक LNG प्लांट था लुजियाना में 2019 में, यहाँ से हमें जो LNG थी वो इंपोर्ट करने के लिए। लेकिन एक साल बाद इस पे कुछ ध्यान वगैरह नहीं दिया गया। तो उम्मीद की जाती है कि अब दोबारा ट्रंप सरकार आई है तो कुछ ना कुछ हमें फेवर करेगी और LNG वगैरह हम ट्रांसफर करेंगे। तो आप यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखो, क्वेश्चन पूछा करो कि क्वेश्चन पूछोगे तभी तो आपका दिमाग थोड़ा जागेगा, कि एनालिटिकल चीज़ें आपके अंदर आएगी कि सर
एमिशन कट के लिए ट्रम्प सरकार क्यों नहीं हमें मतलब फोर्स करेगी, जब पहले की यूएस सरकार, जो यूरोपियन सरकार, ये सारी जो है हमें फोर्स करती रहती है कि अपना जो एमिशन है कट करो, सीओ कोल को एलिमिनेट करने से रिलेटेड वो सारी चीज़ें लेके आती है, इंडिया उसको हमेशा अपोज करता है। तो ये ट्रम्प सरकार क्यों नहीं करेगी, क्योंकि वो खुद ही नहीं मानती इन सब चीज़ों को। कैसे नहीं मानती, देखो लास्ट टाइम जब ट्रम्प थी तो ट्रम्प के शासन में ही तो जो पेरिस एग्रीमेंट था उससे पेरिस एग्रीमेंट से यूएस ने बॉयकॉट कर दिया था कि वहां से बाहर निकल गया था। वो जो $100 वाली जो डील थी वो अभी तक इशू चल रहा है उसका, और ये सोचा जा रहा है कि अब जो कॉप आएगी यहाँ पे जो बाकू में होगी अजरबैजान में, वहां पे इससे रिलेटेड कुछ डिसीजन देखने को मिलेगा। लेकिन अब जो वर्ल्ड है दोबारा वो सोच रहा है कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि दोबारा से ट्रम्प आ गया है, जिसकी वजह से ये जो डील थी वो स्टॉल हो गई थी। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि कौन पावर में वो किस चीज को फेवर करता है। नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस किया गया है ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेटिक नॉर्म से रिलेटेड। देखो इंडिया को हमेशा, देखो यूएस की कोई रिपोर्ट आती है, अभी हमने रिलीजियस रिपोर्ट कुछ आई थी, उसमें इंडिया को बोला था कि इंडिया जो है माइनॉरिटी को ऑप्रेस्ट करता है। ये सारी चीजें जो रिपोर्ट आती रहती थी बाइडन के टाइम में, एडिटोरियल में बोला गया है कि भाई अब ये सारी चीजें कम देखने को मिलेगी। ठीक है, कि हम डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते, माइनॉरिटी को ऑपरेशन करते हैं, जो प्रेस फ्रीडम है वो नहीं है इंडिया में, ह्यूमन राइट व्यूलेट होता है। ये सारी जो रिपोर्ट्स हैं, ये सारी जो इश्यूज हैं जो यूएस इंडिया पे एलिगेशन लगाता रहता था, वो अब कम देखने को मिलेगा। फिर क्वेश्चन करो तुम कि सर ऐसा क्यों। देखो ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रम्प इन चीजों को मानता ही नहीं है। क्यों नहीं मानता, देखो ट्रम्प के टाइम में कौन कौन से केसेस आए थे कि पुलिस ने वहां पे जो ब्लैक्स थे उनकी किलिंग चल रही थी। किलिंग मतलब कि वहां पे एक फ्लॉयड था, उसको पुलिस वालों ने मार दिया था। ठीक है, तो उसी टाइम में, ट्रम्प के टाइम में तो ये जो ब्लैक लाइव्स मूवमेंट वाला जो चला था वो ट्रम्प के टाइम में तो चला था। जो वहां की माइनॉरिटी है वो खुद ऑप्रेस्ड रहती है उसके टाइम पे, तो हमारे यहाँ पे वो कहाँ ध्यान देंगे, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद एडिटोरियल में बताते हैं, बेसिकली ये सरकाजम ही है एक तरह से, पॉइंट तो हमारे फेवर में है नहीं, सरकाजम करा है कि इंडिया जो करता है अब वहां से ये चीजें नहीं होगी, कि वहां से हमें पोक नहीं करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे बताया है कि क्लाइमेट हो गया, ह्यूमन राइट से रिलेटेड जितने भी एनजीओ होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक चीज और बोलते हैं कि हम एनजीओ को ऑप्रेस्ड करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ का ये जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है कि भाई एसबीआई, ये एक्ट के अंदर थोड़ा सा उस टाइम में आया था कि जो जितनी भी एनजीओज होगी जो फॉरेन से फंड लेती है वो एक ही बैंक अकाउंट में लेगी, और वो बैंक अकाउंट एसबीआई का होगा, वो भी दिल्ली में होगा। ठीक है, तो और किसी को वो ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीजें मतलब जो एनजीओज था उन पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहे थे ताकि वो फंड का मिसयूज ना करें। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अब ये सारी चीजें भी हमें नहीं देखने को मिलेगी। रीजन सेम वही रीजन। नेक्स्ट यहाँ पे है खालिस्तान का इशू। ठीक है, यहाँ पे बता रहे हैं कि अब देखो जब ट्रम्प सरकार आ गई है वहां पे, तो जो यूएस की तरफ से, यूएस गवर्नमेंट की तरफ से जो पब्लिक कमेंट देखने को मिलते थे पुन्नर और निज्जर केस की किलिंग में, वो कहीं ना कहीं अब दब जाएंगे, ये इंडिया के फेवर में होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और डिस्कस किया गया है कि इंडिया कनाडा का जो रिलेशन है, बेसिकली आप सभी को पता है कि जो इंडिया कनाडा का रिलेशन है वो कहीं ना कहीं अभी ठीक नहीं चल रहा है। अभी कल परसों ये खबर आई थी कि वहां पे जो खालिस्तानी एक्टिविस्ट थे उन्होंने मंदिर पे हमला कर दिया था। तो यहाँ पे बेसिकली बताया गया है कि अब ट्रम्प सरकार आ गई है। ठीक है, ट्रम्प सरकार के आने से, क्योंकि ट्रम्प के जो रिलेशन है वो जस्टिन ट्रूडो जो प्राइम मिनिस्टर है, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर, उनके साथ उनके रिलेशन कुछ अच्छे हैं, उसकी वजह से उसका जो बेनिफिट है इंडिया को भी देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्त फिर दुश्मन जो है वो भी दोस्त बन जाता है, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो ये जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसको थोड़ा सा लाइटली समझने की कोशिश करा करो। ठीक है, ये सारी चीजें इंडिया के फेवर में जाएगी। लेकिन हमने कोर्ट में देखा था, कैरोल ने बोला था क्या, कि ना तो कोई परमानेंट फ्रेंड है ना तो कोई परमानेंट एनिमी है, यहाँ पे क्या है सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट। लेकिन ये जो हमने अभी डिस्कस करा, ये तो सारा हमारे इंटरेस्ट में था, ये तो हमें हमारा दिख रहा है कि भाई ट्रम्प जो है हमारी फ्रेंडशिप को फॉलो कर रहा है और हमें फेवर कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा अच्छे से हमें आंख खोल के देखना पड़ेगा। चैलेंजेस भी है, देखो ट्रम्प सरकार जब आएगी इंडिया को चैलेंजेस को भी फेस करना पड़ेगा। कैसे, देखो सबसे पहला चैलेंज है ट्रेड टैरिफ से रिलेटेड। आपको पता होना चाहिए कि हमारी इंडिया के साथ जो रिलेशंस हैं यूएसए के, इंडिया इंपोर्ट करता है, ठीक है, वहां पे इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट करता है यूएसए में अपना माल, और इंडिया जो है नेट एक्सपोर्टर है। यूएस और इंडिया का रिलेशन की बात करें, चाइना के रिलेशन में तो हम इंपोर्टर है, वहां से इंपोर्ट करते हैं, लेकिन यूएस में हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं। तो वहां पे जब ट्रम्प की गवर्नमेंट आई थी, तो ट्रम्प की गवर्नमेंट आने के बाद ट्रम्प की गवर्नमेंट ने इंडिया के ऊपर
टैरिफ वगैरह लगा दिए, काउंटर टैरिफ लगा दिए कि जैसे हार्ले डेविडसन का कुछ इशू चला था उस टाइम पे। तो हमारे यहाँ पे हार्ले डेविडसन जब आती है, हार्ले डेविडसन जब इंडिया के अंदर आती है तो हम उस पर 100% टैक्स लगाते हैं, ठीक है। जितने का उसका प्राइस है वो डबल हो जाता है टैक्स लगाने के बाद। रीजन क्या है कि हम अपनी इंडस्ट्री को बचाना चाहते हैं, ठीक है। ये देखो आपको पता होना चाहिए कि हम क्यों इतना हाई टैक्स लगाते हैं, क्योंकि इंडिया क्या है, डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। इंडिया क्या है, डेवलपिंग कंट्री है। डेवलपिंग कंट्री के पास टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्नोलॉजी हमेशा क्या करती है, प्रोडक्ट को सस्ता बनाती है। यूएसए के पास टेक्नोलॉजी है, उसका प्रोडक्ट सस्ता है। लेट्स से हार्ले डेविडसन इंडिया में आ रही है, हमारे यहाँ पे रॉयल एनफील्ड चल रही है, ठीक है। अब हार्ले डेविडसन पे अगर हम 100% टैक्स ना लगाएं तो वो रॉयल एनफील्ड के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो हमारी देसी मोटरसाइकिल को कौन खरीदेगा, फिर तो सब हार्ले डेविडसन चलाएंगे। तो ये जो हमारी खुद की इंडस्ट्री है यही खत्म हो जाएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, टैरिफ लगाते हैं। लेकिन जो बाइडेन गवर्नमेंट थी उसको तो कोई फर्क नहीं करता, सोशलिस्ट टाइप की गवर्नमेंट है। लेकिन ये जो है ये बिजनेसमैन है, हमारा जो ट्रंप सरकार है, तो इसने क्या करा कि भाई तुम हमारे पे टैरिफ लगाते हो तो लो हम भी तुम पे टैरिफ लगाएंगे, ठीक है। आयरन स्टील वगैरह का इशू याद करो, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा, उस टाइम पे टैरिफ काउंटर टैरिफ चीजें चल रही थी कि हम टैरिफ लगा रहे थे, वो टैरिफ लगा रहे थे, ठीक है। टैरिफ बढ़े जा रहा था और हमारा जो इंडिया का एक्सपोर्ट था वो घटे जा रहा था, ठीक है। ये सारे इशू हमें देखने को मिलेंगे और इंडिया को उसने जीएसपी स्टेटस से बाहर निकाल दिया है। जीएसपी बेसिकली जनरलाइज्ड करके कुछ एक प्रेफरेंशियल टैक्स होता है। इसमें क्या होता है कि जीएसपी स्टेटस जब किसी कंट्री को मिल जाता है तो जीएसपी स्टेटस मिलने के बाद कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट्स होते हैं जिसपे जीरो ड्यूटी लगती है, जीरो टैक्स लगता है। तो इंडिया इसके अंदर था, डेवलपिंग कंट्री इंडिया था, इसके अंदर था इंडिया। तो जीएसपी स्टेटस मिलने के बाद इंडिया जो भी इंपोर्ट करता था उस पर टैक्स जीरो लगता था, जो भी मतलब इसके अंदर जो मेंशन था। लेकिन इसके स्टेटस से इंडिया को बाहर निकाल दिया गया। तो इंडिया का कोई प्रोडक्ट यूएसए में जाता है तो उस पर टैक्स लगता है। देखो इंडिया क्या है, डेवलपिंग कंट्री है, प्रोडक्ट हमारे यहाँ महंगे बनते हैं, महंगे प्रोडक्ट बन रहे हैं यूएसए के कंपैरिजन से। फिर हम दोबारा जा रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट यूएसए में जा रहा है, ट्रैवलिंग चार्ज लग रहा है, सारी चीजें लग रही हैं। उसके बाद जाके वहां की गवर्नमेंट टैक्स और लगा रही है, तो वहां के लोकल प्रोडक्ट से तो हमारा महंगा हो जाएगा, तो हमारा खरीदेगा कौन, ठीक है। ये इशू हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये ट्रंप की गवर्नमेंट के अंदर इशू ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो ये हमारे लिए एक चैलेंज है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है ट्रंप का पर्सनल नेचर। क्या पर्सनल नेचर, कि भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में जो भी बात होती है वो पब्लिक में लाने की क्या जरूरत है, नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाई लेवल की बात होती है तो उसको सीक्रेट रखा जाता है। लेकिन ट्रंप की क्या आदत है, ट्रंप की आदत है कि वो पब्लिकली लेके आ जाता है कुछ भी बात हो। सबसे पहले यहाँ पे आपको पता होना चाहिए क्या इशू था। देखो लास्ट टाइम क्या हुआ था कि हमारे हार्ले डेविडसन पे 100% टैक्स लगाते हैं। जब मोदी, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी और ट्रंप के बीच में रिलेशन अच्छे हो गए थे, तो मोदी जी ने ट्रंप को कॉल करा था। देखो ये एकदम सही बात है, आप सर्च मार लेना। मोदी जी ने ट्रंप को कॉल करा, कॉल करके बोला कि हम जो हार्ले डेविडसन है उस पर 50% जो हमारा ड्यूटी लगाते हैं वो रिड्यूस कर रहे हैं, अब सिर्फ 50% लगाएंगे। तो इसका जो ट्रंप था उसने मजाक उड़ाया था मीडिया में। तो ये सारे जो है ये इंटरनेशनल लेवल पे सही चीजें नहीं है और इंडिया को बहुत फोर्स भी करा था एक हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एक एक्सपोर्ट करने के लिए, कि इस पे हम इंडिया क्या है कि ये जो हमारा केमिकल है हाइड्रोक्साई क्लोरोक्विन, ठीक है, इस पे हमने बैन लगा रखा है कि इसको हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो उसको बैन को हटाने के लिए यूएसए ने हम पे बहुत फोर्स करा था, लेकिन हमने नहीं मान ली, ठीक है। तो ये एक इशू देखने को मिलता है। सेकंड इशू क्या देखने को मिलता है कि जो ट्रंप गवर्नमेंट है, ट्रंप सरकार जो है बेसिकली वो क्या करती है, वो दूसरों के इशू में टांग अड़ाती है। कैसे, देखो 2019 में हमारे, आप सभी को पता है कश्मीर का इशू चल रहा है। कश्मीर के इशू में पाकिस्तान और हमारी लगी रहती है, ठीक है, भिड़ी रहती है। तो उसमें ट्रंप ने क्या करा, ट्रंप ने उस टाइम में इमरान खान प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, इमरान खान को बोला कि भाई मैं तुम्हारा जो है कश्मीर का इशू रिसॉल्व करवाऊंगा, जो तुम्हारा कश्मीर का विवाद है इंडिया के साथ मैं उसको सॉल्व करवाऊंगा। लेकिन जब हमारे प्राइम मिनिस्टर से पूछा गया तो बोला हमारी तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। तो ये क्या है कि दूसरों से बिना पूछे उनके मैटर में घुसने की जो आदत है ट्रंप की, ये इंडिया के लिए सही नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक इशू और हुआ था 2020 में, चाइना के साथ हमारा एलएसी पे इशू चल रहा था, ठीक है। एक तो देखो हमारा एलएसी पे इशू चल रहा है, इंडिया जो है उसको ओपनली क्रिटिसाइज नहीं कर रही है, ठीक है, क्योंकि हमारे बॉर्डर लगते हैं चाइना के साथ, हम ओपनली उससे कन्फ्रंट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इंडिया समझदार है। उसके बाद लेकिन ये सारी चीजें चल रही थी, हमने ओपनली इस चीज को नहीं मतलब अपना जो ग्रीवांस है ओपनली उसको शो नहीं किया था। लेकिन
जो ट्रम्प है उसने क्या करा कि सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया कि मोदी जी जो है वो अभी अच्छे मूड में नहीं है। तो ये क्या चीज़ है, ये चीज़ वही है कि वो जो सीरियस इश्यूज होते हैं उसको बहुत मजाक में ले लेते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं रिलेशंस को बिगाड़ देते हैं कंट्री के, समझना चाहिए आपको। उसके बाद और बड़ा इशू क्या है, बड़ा इशू है सैंक्शंस। सैंक्शंस, वो ऑयल पे सैंक्शंस लगा देता है। देखो हमने कल या परसों के एडिटोरियल में डिस्कस करा था ईरान की इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया के लिए। छाबार पोर्ट हो गया, छाबार पोर्ट पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए, सीपैक को काउंटर करने के लिए हमारी जो है मदद करता है, ठीक है। और उसके बाद ये जो छाबार पोर्ट है इससे हम अफगानिस्तान में एंटर कर सकते हैं, सेंट्रल एशिया में एंटर कर सकते हैं, हमारे लिए नई जो मार्केट है उसके एवेन्यू खुल सकते हैं। उसके बाद छाबार पोर्ट से हमारा जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है जिससे हम यूरोपियन कंट्री के अंदर रोड के थ्रू घुसेंगे, ये सारी चीजें सब किस पे डिपेंड करती है, ईरान के ऊपर, है ना। लेकिन यूएसए क्या कर रहा था 2018 में, यूएसए ने ईरान पे सैंक्शन लगा दिया था। 2018 में नहीं, ईरान पे यूएसए ने सैंक्शन लगा दिया था। और 2018 में यूनाइटेड नेशन का एक निक्की हैले को इंडिया में भेजा वर्चुअली थ्रेटन करने के लिए कि भाई जो इंडिया पे सैंक्शन लगा सकते हैं, और सैंक्शन लगा भी दिया था। इंडिया पे तो नहीं लगाया था, ईरान पे लगाया था। ईरान से हमारा ऑयल भी इंपोर्ट होता है, तो हमें उस सैंक्शन के चलते जो हमारा इंपोर्ट था वो वेनेजुएला से और ईरान से कहीं ना कहीं जीरो पे लाना पड़ा। फिर उसके बाद ट्रंप गया, बाइडन आया, हमने मिन्नतें करी और कहीं ना कहीं हमें रिलैक्सेशन मिला। फिर जो हमारी टाइज थी, क्योंकि छाबार पोर्ट में हमारा इन्वेस्टमेंट चल रहा है, वो सारी नॉर्मल हुई। अब फिर ट्रंप आ गया है, तो मतलब अब जो सैंक्शन है फिर से स्ट्रांग हो जाएगा। जो रिलैक्सेशन मिल रखे हैं वो फिर से कहीं ना कहीं टाइट हो जाएंगे। जो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कहीं ना कहीं फिर से स्टॉल हो जाएगा, ठप हो जाएगा, मतलब चलेगा नहीं अब। तो ये सारी चीजें हैं जो इंडिकेट करती है क्या, कि भाई ये जो इंटरनेशनल रिलेशन है, ना तो कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है, सिर्फ उनका क्या है, अपना परमानेंट इंटरेस्ट है। अब उसके बाद थोड़ा सा और देख लेते हैं। इवन तो यूएसए हमारे लिए दोस्त भी है और थोड़ा सा कह लो कि दुश्मन वाला भी काम करता है ईरान के मैटर में। तो यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि इंडिया चाइना की जब टेंशन चल रही थी तो यूएसए ने हमारी थोड़ी सी हेल्प भी करी थी, सपोर्ट भी करा था। कैसे, हमें इंटेलिजेंस ड्रोन और विंटर गियर प्रोवाइड करा के, भाई चाइना से अगर कुछ हो गई हमारी लड़ाई वड़ाई, तो थोड़ा सा यूएसए हमें सपोर्ट कर रहा था। उसके बाद रशिया का अगर रिलेशन देख लें, ठीक है, अभी आपको पता है कि जब ये यूक्रेन रशिया की वॉर चल रही थी तो उस टाइम पे भी इंडिया जो था क्या कर रहा था, इंपोर्ट कर रहा था ऑयल वहां से, रशिया से, गैस वगैरह। तो यूरोपियन यूनियन ने बहुत इंडिया को बोला था, क्रिटिसाइज करा था कि भाई इंडिया जो है अपने जो स्टैंड से हिल गया है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये है इंटरनेशनल रिलेशन है, सिर्फ क्या यहाँ पे चलेगा, परमानेंट इंटरेस्ट चलेगा। और इंडिया का इंटरेस्ट किस में था, ऑयल इंपोर्ट करने में, वो हम कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे बताया कि भाई अब जो ट्रंप है उनके भी फ्रेंडली जो रिलेशन है रशिया के साथ, तो अब इंडिया को उन सब चीजों से डरने की जरूरत नहीं है। अब इंडिया को थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा उस मैटर में। और यहाँ पे और भी बताया कि अब जो ये गाजा लेबनान में वॉर चल रही है, इसमें भी ट्रंप की हेल्प लेके वहां पे उनको शांत कराया जा सकता है, क्योंकि ट्रंप क्या है, बिजनेसमैन। बिजनेसमैन क्या चाहते हैं, हमेशा शांति और बिजनेस उनका चले, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। इसके साथ एक चीज और बताई है एडिटोरियल में, रीजनल इम्प्लीकेशंस। देखो आपको आपके पेपर के अंदर इंटरनेशनल रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पेपर 2 के अंदर, ठीक है। तो आपको मल्टी डायमेंशनल चीजें पता होनी चाहिए ताकि आप जो ऐसे लिखो वो मल्टी डायमेंशनल हो, ठीक है। तो अच्छे से हरी सारी चीजों को हम समझेंगे। रीजनल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, देखो पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान यूएसए से एड जाती थी, यूएसए से मदद जाती थी पाकिस्तान को। तो उस टाइम पे ट्रंप ने क्या करा था, उस एड को बंद कर दिया था कि फालतू का पैसा खर्च होता है, ठीक है। तो अब दोबारा से जो है, अब पाकिस्तान का लोन वगैरह चल रहा है आईएमएफ से, और उसमें जो मेन रोल प्ले करता है यूएस करता है, क्योंकि यूएस सपोर्ट देता है तभी पाकिस्तान को लोन वगैरह मिल रहा है। तो यहाँ पे पाकिस्तान के जो अभी गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ की, वो फिर से वरी कर रही है कि भाई अब यूएसए में दोबारा ट्रंप की सरकार दोबारा आ गई है, तो उनको फिर से वरी करने की जरूरत है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बांग्लादेश का। देखो बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर हैं मोहम्मद यूनुस, ठीक है। तो वहां पे बांग्लादेश में आपको पता है ट्रंप की क्या आदत है कि दूसरे के पट्टे में टांग अड़ाना और बेमतलब में कमेंट करना। तो बांग्लादेश में फिर से ट्रंप ने क्या करा, फिर से कमेंट करा, पोस्ट करा कि जो बांग्लादेश है वहां पे जो हिंदूज माइनॉरिटी है वो उनको खतरा है, ऐसे करके सोशल मीडिया पे कमेंट करा। तो कहीं ना कहीं ये बांग्लादेश के जो रिलेशन है यूएसए के साथ उसको बिगाड़ने में ये जो बहुत मदद करेंगे। तो यहाँ पे हमारे लिए सही चीज नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश हमारा नेबरिंग कंट्री है और बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशन काफी अच्छे हैं।
इंडिया ऐसा नहीं करता, लेकिन यूएसए ने ऐसा कर दिया। यूएसए मतलब ट्रंप ने ऐसा कर दिया। उसके बाद साउथ एशियन की बात करें तो जो ट्रंप है उसका अटेंशन एज सच साउथ एशियन कंट्री जैसे नेपाल, भूटान, मालदीव्स हो गई, उस पर इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन बाइडन गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे थोड़ा सा लैक ऑफ अटेंशन देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि ट्रंप गवर्नमेंट आने से अब क्या होगा, ठीक है, क्योंकि आप इन सब चीज़ों का पॉइंट का यूज़ करके अपने एस्से को मल्टी डायमेंशनल बना सकते हैं, ठीक है। तो अब अब आ रही है प्रैक्टिस क्वेश्चन की, क्योंकि आपको अब टाइम आ गया है। देखो अब जो टाइम है, अब ये टाइम है पूरा सीरियसली प्रिपरेशन मोड में जाने की, क्योंकि सीएपीएफ में अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। तो अब सीरियसली तैयारी करो, हर डे क्या करो, थोड़ा सा आधा घंटा जस्ट लिख के देखो जो भी आप यहाँ पे एडिटोरियल डिस्कशन में सुनते हो, क्योंकि इससे रिकॉलिंग पावर आपकी बढ़ जाएगी, आप पे ज़्यादा पॉइंट्स होंगे। और जब कोई ऐसे आपको मिलेगा तो आप उसको मल्टी डायमेंशनल बना सकते हो। देखो राजेश ने कल ऐसे लिखा था, बहुत अच्छी बात है। तो राजेश देखो, अगर तुम्हें ऐसे लिखना है तो ऐसे में तुम पॉइंट यूज मत करो। पॉइंट मतलब कि जैसे यहाँ पे पॉइंट वाइज दे रखा है, ऐसे नहीं, आपको क्या करना है, सिंपल पैराग्राफ में लिखना होता है हमें, ठीक है। पैराग्राफ वाइज लिखो, वो अच्छी अप्रोच होती है, उसमें अपना डिस्कशन ऐड करो, ये चीज करो, ठीक है। तो आज का टॉपिक है नेविगेटिंग द न्यू डायनेमिक्स इंडिया यूएसए रिलेशन अंडर ट्रंप 2, ठीक है। तो ये ऐसे हैं, इस पे लिखने की कोशिश करना। इससे क्या होगा, आपकी रिकॉलिंग बढ़ेगी, जो आपने अभी डिस्कशन सुना है उसका आपके माइंड में मैपिंग बनेगी। और 2018 और 21 में आईआर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रखा था, इंडिया इजराइल का और चाइना का। तो चाइना से रिलेटेड तो आता ही रहता है, अभी चाइना से हमारे एलएसी पे वो है, तो कुछ एडिटोरियल आता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, वाक इशू की तरफ। यहाँ पे क्या चल रहा है, देखो ये जो वर्ड है वाक, ये बहुत टाइम से न्यूज में था, ठीक है, बहुत टाइम से न्यूज में था। और आपके लिए बेसिक जो चीजें हैं इससे रिलेटेड, वाक बोर्ड से रिलेटेड, वो जानना जरूरी है, क्योंकि इतना ज्यादा न्यूज में होने के बाद प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि सीएपीएफ इसको पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। इशू क्या चल रहा है, न्यूज में क्या चल रहा है उसको देखते हैं। न्यूज में क्या है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वो बेसिकली चिंता कर रहा है, क्योंकि अभी जो एक अमेंडमेंट हुआ था वकाफ एक्ट में, तो इस अमेंडमेंट को जो पार्लियामेंट में बिल गया है, इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा गया है इसको, ठीक है, डिस्कशन के लिए। लेकिन कंसर्न है कि भाई ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, इसके अंदर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो रिलीवेंट नहीं है, जिनका वकाफ बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं कि वहाँ पे आरएसएस के सपोर्टर ऑर्गेनाइजेशन के हैं, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मेंबर है इस जेपीसी चेयरमैन जेपीसी बोर्ड के अंदर। तो ये सारा इशू है। तो इस इशू में एज सच इशू जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन ये बात होता क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। देखो बेसिकली ये क्या चीज होता है देखो कोई भी प्रॉपर्टी चाहे वो मूवेबल हो इमूवेबल हो, मतलब क्या होता है कि कोई भी प्रॉपर्टी, लेट से कि एक मोटरसाइकिल हो गई मूवेबल, एक प्लॉट हो गया इमूवेबल, ठीक है। कोई भी प्रॉपर्टी हो, उसको अगर डोनेट करा जाए, किसके लिए, एक्सक्लूसिवली फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए, किसके लिए, रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए अंडर इस्लामिक लॉ, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वाक़, ठीक है। ये जो वाक़ की प्रॉपर्टी होती है, ये ना तो हम सेल कर सकते हैं और ना ही कोई अदर पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। समझ आया आपको कि इस्लामिक लॉ के अंदर बोला है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो अल्लाह को डोनेट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वाक़ कहते हैं। उसके अंदर इसको ना तो हम फर्दर बेच सकते हैं, ना ही इसको किसी अदर पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। ये क्या होती है, वाक़ प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ये मूवेबल भी हो सकती है, एक मोटरसाइकिल भी हो सकती है, ये चाहे तो एक प्लॉट भी हो सकता है, इमूवेबल भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑनरशिप ट्रांसफर होता है। देखो ऑनरशिप ट्रांसफर पे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्या समझा जाता है कि जो प्रॉपर्टी है, कौन उसको जिस पर्सन की प्रॉपर्टी है उसको कहते हैं वाकिफ, ठीक है। वो ट्रांसफर करता है प्रॉपर्टी किसको, अल्लाह को, गॉड को ट्रांसफर करता है। तो जब एक बार ट्रांसफर हो गया तो ये वापस नहीं होगा, इररिवोकेबल है। एक बार तुमने डोनेट कर दी तो भाई डोनेट हो गया, वापस नहीं ले सकते, ये चीज है। तो अब इसमें वाकिफ का क्या रोल होता है और मुतावली क्या चीज होती है, ये थोड़ा सा हम देखेंगे। देखो डायरेक्टली ये कहाँ से लिया है मैंने, ये लिया है आपके पीआईबी से। ये डायरेक्ट, ये सब चीजें पीआईबी के अंदर डिस्कस कर रखी थी, तो ये इंडियन गवर्नमेंट ने डिस्कस करा है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक वर्ड आपके लिए, ठीक है, और बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो आपको बहुत अच्छे से इसको समझना है। वाकिफ कौन होता है,
जो ये प्रॉपर्टी डोनेट करता है, ठीक है, वो है वाकिफ। मुतावली कौन होता है? जो इस प्रॉपर्टी को मैनेज करता है, एडमिनिस्ट करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली, ये तो बेसिक वर्ड हो गए, लेकिन ये जो मुतावली है ये अकेला तो नहीं करेगा। अब इतनी सारी प्रॉपर्टी ये सारा होगा तो एक बोर्ड भी होना चाहिए, तो इसी के लिए वक्फ बोर्ड आया, ठीक है। वक्फ बोर्ड क्या है? एक लीगल एंटिटी है जो प्रॉपर्टी ले सकती है, होल्ड कर सकती है और ट्रांसफर कर सकती है। ट्रांसफर मतलब बोर्ड टू बोर्ड, वो सारी चीजें, ऐसा नहीं कि नॉन पर्पस के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम पहले ही देख चुके हैं कि ये जो वक्फ की प्रॉपर्टी है ये अदर यूज में नहीं आ सकती और इसको वापस भी नहीं दे सकते और ये सेल भी नहीं हो सकती, ठीक है, ये सारी चीज। तो इसको सेंट्रली मैनेज करने के लिए हमारे पास है सेंट्रल वकाफ काउंसिल, ठीक है। ये सारी चीजें देखो, इसको बहुत इजीली अच्छे से समझते हैं। वकाफ तो हमने अच्छे से समझ लिया कि क्या चीज होती है, कि जो प्रॉपर्टी डोनेट कर रखी होती है, ठीक है। देखो अब ये जो वाकिफ है इसने प्रॉपर्टी डोनेट करी, ठीक है। यहाँ पे मुतावली है, ये इसको मैनेज कर रहा है। अब मुतावली के ऊपर कौन है? वक्फ बोर्ड है। इसके ऊपर कौन है? सेंट्रल वक्फ काउंसिल है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, ये थोड़ा समझ लेना, ठीक है। ये 1964 में जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है ये एस्टेब्लिश हुई थी। अब ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली आया कहाँ से, इसको भी थोड़ा हमें समझना होगा। ये भी सारा पीआईबी से है, ठीक है। देखो सारी कहानी कहाँ से चालू हुई? दिल्ली सल्तनत से, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में सुल्तान मुइजुद्दीन समघोर बेसिकली एक शासक था। उसने 2 गांवों को डोनेट करा था जामा मस्जिद बनाने के लिए मुल्तान में, ठीक है। यहां से सारी जो वक्फ की स्टोरी है ये सारी चालू हुई, ठीक है। उसके बाद दिल्ली सल्तनत आया, इस्लामिक डायनेस्टी आई और ये सब सारी चीजें थी, ये बढ़ती गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट आई हमारे पास भारत में। ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने के बाद उसने अपोज करा इस वक्फ को कि भाई ये जो कॉन्सेप्ट है ये बंद करो। ये जो मैटर था प्रीवी काउंसिल लंदन में गया और ये जो वक्फ प्रॉपर्टी है इसको बोला ये इनवैलिड है, ठीक है। ये लंदन की बात हो रही है, लंदन में बोला ये इनवैलिड है। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक मुसलमान वक्फ वैलिड एक्ट 1930 आया, जिसने ये जो वक्फ का इंस्टीट्यूशन था, ये जो वक्फ प्रॉपर्टी थी, उसको प्रिवेंट करा है, बोला ये इनलीगल नहीं है, ठीक है। इंडिया के अंदर, इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ठीक है। ये सारी चीजें हुई थी। देखो आपको पता होना चाहिए उसमें डिवाइड एंड रूल चल रहा था, इसलिए यहाँ पे मुस्लिम्स का फेवर करा तो उस टाइम में ये कहीं ना कहीं डिवाइड हो गया कि हिंदूज का फेवर नहीं कर रहे थे, मुस्लिम का फेवर कर रहे थे, तो डिवाइड एंड रूल खेल रहे थे, इसलिए ये सारी चीजें वहां पे की गई थी। तो ये तो थोड़ा सा पास था, हमने थोड़ा सा बेसिक समझ लिया कि कहाँ से चालू हुआ ये सारी चीजें, कौन सा बोर्ड होता है, किसके ऊपर कौन सा होता है, मुतावली क्या होता है। अब करंट में क्या इशू चल रहा है, ठीक है, करंट का इशू भी थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको। देखो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अमेंडमेंट लेके आई थी, अमेंडमेंट बिल लेके आई थी, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। इसके अंदर बेसिकली जो हमारा 1995 का एक्ट है इसको अमेंड कर रहे थे। इसमें क्या कर रहे थे बेसिकली, यहाँ पे कुछ इश्यूज थे, मतलब थोड़ा सेंट्रलाइज कर रहे थे, थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे थे, थोड़ा जेंडर इंक्लूजन कर रहे थे, वुमेन्स को बोर्ड के अंदर लेके आ रहे थे। ये सारी चीजें इस एक्ट के अंदर की गई है। इसको अभी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में डिस्कशन के लिए भेजा हुआ है, अभी ये पास नहीं हुआ, अभी ये बिल है। तो की कंट्रोवर्सी क्या है, देखो ये सारी चीजें, क्योंकि अभी ये बिल है तो ये सारी चीजें आपके उसमें तो आएगी नहीं, क्योंकि आंसर राइटिंग आप में होता नहीं, ये सीएससी का मैटर है। तो करंट इशू के बारे में जानना इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, बस थोड़ा सा पता होना चाहिए कि अभी ये बिल है, अभी ये एक्ट नहीं बना है, इसीलिए करंटली न्यूज में आता है। तो इससे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। कंट्रोवर्सी इस पे रिलेटेड है कि भाई जो वक्फ प्रॉपर्टी है वो मिसमैनेजमेंट होती रहती है ये सारी चीजें। एक चीज और आपको पता होनी चाहिए, देखो क्या कि इंडिया के अंदर जो वक्फ प्रॉपर्टी है वो 3rd लार्जेस्ट प्रॉपर्टी होल्डर है। ये जो वक्फ बोर्ड है ये 3rd लार्जेस्ट प्रॉपर्टी होल्डर है। सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर है इंडियन रेलवे के पास, उसके बाद है डिफेंस के पास, ठीक है, उसके बाद है इस वक्फ बोर्ड के पास। एक तमिलनाडु में एक गांव है, वो पूरा गांव भी वक्फ प्रॉपर्टी के अंदर आता है। और आपको सुन के हैरानी होगी कि भाई ये जो प्रॉपर्टी तमिलनाडु के अंदर है यहाँ पे मेजॉरिटी कौन है, हिंदूज हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए ये जो अमेंडमेंट वगैरह ये सारी चीजें लेके आई है, ये जस्टिफाइड हो सारी चीजें। तो मिसमैनेजमेंट वगैरह होता है, ये सारी चीजें होती हैं, तो ये इतना रिलेवेंट नहीं है। रिलेवेंट क्या था हमारे लिए, इस चीज को जानना कि वक्फ क्या होता है, ओरिजिन कहाँ से हुआ, कौन सा बोर्ड क्या करता है, ये सारी चीजें, थोड़ी थोड़ी चीजें, ठीक है। इतना ही सीएपीएफ के लिए सफिशिएंट है, ज्यादा डिटेल में यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि यहाँ से आपको ऐसे राइटिंग वगैरह कुछ नहीं करनी, ठीक है। तो अब आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इस प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट अपने आर्टिकल की तरफ। ये जो आर्टिकल है द हिंदू में भी आया था और पीआई में भी आया है, ठीक है, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
बेसिकली यहाँ पे क्या है कि कैबिनेट, जो हमारा यूनियन कैबिनेट है, उसने एक स्कीम है पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम। ठीक है, देखो स्कीम वगैरह वैसे आपके एग्जाम में बहुत कम आती है, बहुत रेयर आती है। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत रेयर स्कीम्स आती है, लेकिन आती है। ठीक है, लेकिन आती है, तो बहुत जो इंपॉर्टेंट स्कीम होगी उसके बारे में जानना आपको जरूरी है। ठीक है, तो यूनियन मिनिस्टर जो है, बेसिकली अभी जो यूनियन कैबिनेट है उसने प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी स्कीम इसको अप्रूव्ड कर दिया है। बेसिकली इसके अंदर क्या किया जाएगा, इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा स्टूडेंट्स को। कौन से स्टूडेंट्स को, कहाँ पे वो जाएंगे, वो सारी चीजें वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा जानना, क्योंकि अब अप्रूव हो चुकी है स्कीम। तो पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा कौन सी एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। देखो ये हायर एजुकेशन के लिए लोन प्रोवाइड कराया जाएगा, ना कि स्कूलिंग के लिए। ठीक है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी बेसिकली है कि जो बच्चा होगा जिसको ये इसका लाभ चाहिए, बेसिकली लोन प्रोवाइड कराएंगे। फाइनेंशियल असिस्टेंट क्या होती है, लोन होती है। ठीक है, लोन प्रोवाइड कराएंगे तो लोन की कंडीशन है कि वो जो हमारे टॉप 860, ये 860 इतना जरूरी नहीं है जानना, जो हमारे टॉप हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, उसके अंदर उसका एडमिशन हो गया हो। ठीक है, ये कौन से इंस्टीट्यूट है भाई, क्वालिटी हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूट। ये इंस्टीट्यूट है जैसे आईआईटी हो गया, आईआईएम हो गया। ठीक है, जैसे ये आईआईएससी हो गया। ये जो टॉप के इंस्टीट्यूट हैं, जो हमारी जो रैंकिंग आती है एनआईआरएफ वाली रैंकिंग, इसके अंदर जो इंस्टीट्यूट आते हैं, इसके अंदर अगर कोई एडमिशन लेता है उसको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, इस चीज को याद रखना। इसके अंदर क्या क्या चीज होगी, इसके अंदर कोलैटरल फ्री, मतलब कि जो आपको जो लोन प्रोवाइड कराया जाएगा स्टूडेंट को, ना तो उसको कोई गारंटर की जरूरत है, ना तो उसको कुछ अपने जमीन के कागजात जो है गिरवी रखने की जरूरत है। मतलब कि वो लोन सिंपली आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, कोई चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई भी उसके बदले में सिक्योरिटी जमा कराने की जरूरत नहीं है, ये होता है कोलैटरल फ्री। ठीक है, उसके बाद जो फैमिली की एनुअल इनकम है वो 8 लाख तक हो। ठीक है, ये ओबीसी का भी क्राइटेरिया है, इससे याद रहेगा, 8 लाख तक इनकम हो। और उसको क्या होगा, बच्चे को 3% तक जो इंटरेस्ट होगा उसको उस पर रायत मिलेगी 10 लाख तक के लोन के लिए। ठीक है, मतलब क्या कि फैमिली की इनकम जो 8 लाख रुपए तक हो और जो लोन प्रोवाइड कराया जाएगा उस पर 3% तक का जो इंटरेस्ट है वो भी माफी मिलेगी 10 लाख तक के लोन के लिए। ठीक है, लोन अगर 7.5 लाख तक का जो लोन होगा उस पर 75% क्रेडिट गारंटी भी दी जाएगी। अब जिसने इकोनॉमी नहीं पढ़ी होगी मेरे बच्चे ने, वो बोलेगा सर ये क्रेडिट गारंटी क्या होती है। देखो बैंक तो यहाँ पे आपको किसी भी चीज को गिरवी नहीं रख रहा, आपको तो ऐसे ही लोन दे रहा है। ठीक है, तो अगर आप लोन लेके भाग गए, ठीक है, लेट्स से भागोगे तो नहीं, लेकिन अगर आप लोन लेके चुका नहीं रहे हो तो बैंक कहाँ जाएगा, तो बैंक को गवर्नमेंट कह रही है कि 75% जो तेरा लोन है वो हम दे देंगे 7.5 लाख तक का, उसे क्या कहते हैं, क्रेडिट गारंटी। उसके बाद लोन प्रोसेस के लिए कॉमन एप्लीकेशन सिस्टम होगा सभी बैंकों के लिए, ऐसा नहीं है कि पीएनबी से ले रहे हो तो अलग तुम्हें लाइन में लगना पड़ेगा, सबके लिए कॉमन एप्लीकेशन रहेगा। उसके बाद यही जो हमने डिस्कस कर रहा था इस रैंकिंग में आना चाहिए, और ये जो है हमारा अलाइन है हमारा न्यू हमारी नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है उसके साथ 2020, ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस की गई है। हमने बेसिक चीजें तो ऑलरेडी डिस्कस कर ली पीएम विद्या स्कीम से रिलेटेड, तो इसको थोड़ा सा सीरियसली लेना। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनाया है मैंने आपके लिए, तो इसको थोड़ा सा अटेंड करना। देखो यहां तक अगर पहुंच गए हो तो आप क्या करना, वीडियो को पॉज करो, ऊपर जाके नहीं देखना है कि भाई कौन कौन से क्या क्या इशू डिस्कस करे थे, यहीं से अब अपनी जो अंडरस्टैंड या रिटेनिंग पावर जो तुम्हारी है उसका टेस्ट है ये तुम्हारा। ठीक है, जो भी तुम्हें लगता हो कि आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, कुछ भी नहीं देखना इधर उधर। ठीक है, उसके बाद जाके आंसर इसका देखना। अब थोड़ी सी छोटी छोटी जो न्यूज थी वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, क्योंकि छोटी छोटी न्यूज भी इंपॉर्टेंट होती है। देखो अभी दिल्ली में क्या हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल हो रहा है, इसका 12वां एडिशन है, तो बस इतना ही जानना आपके लिए जरूरत है। ये कल्चरल बेसिकली प्रोग्राम है, जो हमारी नॉर्थ ईस्ट की जो कम्युनिटी है, ये ऐसे राइटिंग में ऐसे यूज करना है तुम्हें। जो हमारी नॉर्थ ईस्ट की जो हमारी सोसाइटी है वो क्या है, बेसिकली वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है, इसीलिए ऐसे काइंड ऑफ जो प्रोग्राम होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी कम्युनिटी को इंटरमिक्स करते हैं और जो हमारे बीच में टेंशन है उसको रिड्यूस करते हैं। तो ये दिल्ली में हो रहे हैं नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल प्रोग्राम। उसके बाद जो सेकंड न्यूज है वो एक टाइगर मिस हो गया रणथंभौर नेशनल पार्क से, बहुत ही इंपॉर्टेंट और रेयर न्यूज है ये वाली। रेयर न्यूज में आता है कि टाइगर मिस हो गया। ठीक है, अगर दोबारा ये न्यूज में आता है तो हम रणथंभौर नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है,
उसके बाद एक फ्रंट पेज पे न्यूज़ थी। देखो ऐसी न्यूज़ फ्रंट पेज पे क्यों आती है, इसका भी थोड़ा सोच लिया करो कि जो फ्रंट पेज है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज है, उस पर ऐसी न्यूज़ क्यों आई कि जो अब लाइट मोटर व्हीकल है, जो हमारे नॉर्मल लाइसेंस होते हैं जिससे हम गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं, उसके ऊपर अभी जो कोर्ट है उसका डिसीजन आया कि इस लाइसेंस से आप जो 7,500 किलोग्राम तक के व्हीकल हैं वो आप ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, मतलब लेस देन, इससे थोड़ा सा यहाँ मतलब इतने तक के जो व्हीकल है वो आप ड्राइव कर सकते हो लाइट मोटर व्हीकल से। अभी बेसिकली क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था, किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो गया होगा, तो उसके पास लाइट मोटर व्हीकल था और वो क्या कर रहा था, वो जस्ट वैन वगैरह जो होती है, एम्बुलेंस वगैरह, वो ड्राइव कर रहा था। तो इंश्योरेंस कंपनी वाले उसको इंश्योरेंस नहीं दे रहे थे, बोले कि अनऑथराइज्ड है ये। तो गवर्नमेंट ने बोला, गवर्नमेंट मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि जो लाइट मोटर व्हीकल है इसके ऊपर, मतलब इस लाइसेंस के ऊपर आप 7500 किलोग्राम तक के जो व्हीकल है वो चला सकते हो, आपको कोई अथॉरिटी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब इसके बाद क्या होगा, देखो अब क्या होगा कि जितने भी ऑटो रिक्शा वाले हैं, जितने भी ये जो एम्बुलेंस वाले हैं या फिर कैब ड्राइवर्स हैं या फिर जो भी मिनी बस चलाते हैं, उनके लिए बहुत ही राहत की बात है, क्योंकि अब एम्प्लॉयमेंट वहां पे थोड़ा सा बढ़ेगा कि जिन पे लाइट मोटर व्हीकल है वो भी अब ड्राइविंग कर सकेंगे। ठीक है, तो ये एक अच्छी न्यूज़ है हमारे रोजगार को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ नेक्स्ट न्यूज़ है और लास्ट न्यूज़ है आज की, कि अभी बेसिकली क्या होगा कि एयरपोर्ट पे एक जो 6 स्टाफ था, जो सदार स्टाफ था, उसका जो कृपान है वो कर्व कर लिया गया। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि हमारी रिलीजियस फ्रीडम भी होती है। ठीक है, ऐसा जो न्यूज़ है इतनी ज़्यादा इसमें रिलीवेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन इससे रिलीवेंट हमारा एक फंडामेंटल राइट है रिलीजियस का, वो आपके लिए पढ़ना जरूरी है, तो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। ठीक है, अगर दोबारा ऐसी ये न्यूज़ आती है तो इसको भी हम इलाबोरेटिव वे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। आई होप आपको आपने इंजॉय करा होगा, आपको अच्छे से चीज़ें समझ आ गई होगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन।